बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट कंसेप्ट ऑफ मोल, जिसके अंदर हमने देखा था कि मोल हम किसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो मोल को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हों, 6.02 इंटू 10 की रेज 23। मतलब हम कहते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के किसी सब्सटेंस में 6.02 इंटू 10 की रेज 23 इतने पार्टिकल्स हम लें, देन हम इसको बोलते हैं कि वो सब्सटेंस का क्या होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। वो सब्सटेंस किसके इक्वल होगी, 1 मोल के इक्वल होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आज जो हमने पढ़ना है उसमें आ जाएगा ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम फॉर्मूला। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम आयन और देन हम पढ़ेंगे मोलर मास। ठीक हो गया। अब देखिए केमिस्ट्री के अंदर जो हम सब्सटेंसेस यूज करते हैं वो हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये एक एलिमेंट हो सकता है, मोलिकुलर कंपाउंड हो सकता है, उसके बाद आयनिक कंपाउंड हो सकता है, और देन हम कहते हैं ये सिंपल एक आयनिक स्पीशी हो सकती है। ठीक हो गया। चूंकि हमारा टॉपिक है ग्राम एटम, तो अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि जब हम किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें, व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटम, या सिंपल हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मोल ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसके अंदर अगर हम एग्जांपल्स लें, एग्जांपल में हम ये बात करते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। जब हम कार्बन के 1 मोल की बात करते हैं तो इसका कितना मास आता है, 12 ग्राम। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम कहें कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.008 ग्राम। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के इतने ग्राम है देन हम इसको बोलेंगे ये हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 मोल होगा। ठीक हो गया। इसी तरह सिंपल हम कह सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, ये किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम। किसके इक्वल होगा, 23 ग्राम। अगर हमारे पास सोडियम के 23 ग्राम है देन ये सोडियम के 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि हमारे पास अगर हम जब डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्राम एटम्स की बात करते हैं देन उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल होता है, 12 ग्राम। इसी तरह 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ये किसके इक्वल होता है, 24 ग्राम। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए कार्बन का मास कितना आ रहा है, 12 ग्राम, मैग्नीशियम का मास कितना आ रहा है, 24 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीशियम का एक एटम होता है, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। कि मैग्नीशियम का जो एक एटम होता है वो कार्बन के एक एटम से ट्वाइस होता है। मतलब कार्बन के एक एटम का मास हमने पढ़ा है कितना होता है, 12 AMU, जबकि मैग्नीशियम का जो एक एटम होता है इसका मास होता है 24 AMU। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब जैसे मैग्नीशियम का एक एटम ट्वाइस है, तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास कार्बन का 1 मोल होगा उससे मैग्नीशियम का 1 मोल क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक हो गया। अब ग्राम एटम्स को फाइंड कैसे करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है वो आ जाएगा हमारे पास। हम कहते हैं नंबर ऑफ, अगर हमने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने, अगर हमने किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देन फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर आएगा हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट के हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने हैं उसका जितना ग्राम में मास दिया होगा उसको हम ऊपर रखेंगे और उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम या सिंपली मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा
ग्राम मोलिक्यूल। अब हम पहले देखते हैं कि ग्राम मोलिक्यूल को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक हो गया। हम बात करते हैं यहाँ पे कि जब एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मोलिकुलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूल। तो डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन द मोलिकुलर मास ऑफ अ मोलिकुलर कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम मोलिक्यूल, या फिर मोल ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस। हम बोलेंगे इसको, ये उस मोलिकुलर सब्सटेंस का क्या कहलाता है, 1 मोल। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, 18 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 ये किसके इक्वल होगा, 98 ग्राम। किसके इक्वल होता है, 98 ग्राम। अब यहाँ पे भी एक चीज़ सामने आ रही है कि अगर हम जब हम बात करते हैं कि किसी भी जो मोलिकुलर सब्सटेंसेस होती है, जब हम उनके 1 ग्राम मोलिक्यूल की बात करते हैं, देन उनके जो मैसेज आते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक हो गया। अब हम ग्राम मोलिक्यूल्स को फाइंड कैसे करते हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल किसके इक्वल आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे ये चीज नोट करनी है कि मोलिकुलर मास ऑफ दी मोलिकुलर सब्सटेंस इन ग्राम, किसमें मास आएगा, ग्राम में। और नीचे इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, उस सब्सटेंस का जितना मोलिकुलर मास होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह हम किसी भी मोलिक्यूल के नंबर ऑफ ग्राम्स मोलिक्यूल निकाल सकते हैं या उस मोलिक्यूल्स के मोल्स को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ग्राम फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, ग्राम फॉर्मूला। तो ग्राम फॉर्मूला को डिफाइन किस तरह करते हैं कि जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट मास को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम इसको बोलते हैं कि ये उस आयनिक कंपाउंड का क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा कि ग्राम फॉर्मूला के केस में हम ग्राम मोलिक्यूल नहीं बल्कि टर्म कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ग्राम फॉर्मूला, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो लिहाजा इनके साथ हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, ग्राम फॉर्मूला, नॉट ग्राम मोलिक्यूल। ठीक हो गया। अब इसमें जो एग्जांपल्स आएंगी हमारे पास, हम बात करेंगे यहाँ पे 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ NaCl, ये होगा 58.5 ग्राम। मतलब अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड के इतने ग्राम हो, देन ये सोडियम क्लोराइड के 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह हम कहते हैं कि 1 ग्राम फॉर्मूला ऑफ Na2CO3, इसका मैथ आता है 106 ग्राम। अगर हमारे पास 106 ग्राम होंगे तो देन हम कहेंगे ये सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के इक्वल है। ठीक हो गया। उसके बाद अब नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स को कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपने फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक हो गया। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला units is equal to mass of ionic substance in gram divided by क्या आ जाएगा, formula mass of the ionic substance। नीचे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ दी आयनिक सब्सटेंस। ठीक हो गया। तो इस तरह हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स हैं उसको फाइंड कर सकते हैं। मतलब उस आयनिक कंपाउंड का जितना ग्राम में मास दिया होगा हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, उसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास के साथ। तो देन क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट। अब नंबर 4 पे आ जाएगा हमारे पास
ग्राम आयन। तो ग्राम आयन को डिफाइन कैसे करते हैं कि व्हेन आयनिक मास ऑफ अ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम देन इट इज कॉल्ड ग्राम आयन। फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम आयन, ग्राम आयन। अब यहाँ पे इसकी जो एग्जांपल्स आ जाएगी हमारे पास, हम कहते हैं कि 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन किसके इक्वल होगा, 17 ग्राम। अगर हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन के 17 ग्राम हो देन हम कहेंगे उसके 1 मोल के इक्वल होगा। ठीक हो गया। उसके बाद 1 ग्राम आयन ऑफ SO4-2 सल्फेट आयन देन इसका जो मास होता है वो 96 ग्राम के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ ग्राम आयन कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए आपने फॉर्मूला भी याद रखना है। नंबर ऑफ ग्राम आयन्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम, क्या आ जाएगा, मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। उसी स्पीशीज का जितना फॉर्मूला मास होगा आपने उससे उसको डिवाइड करेंगे, जितना गिवन मास होगा ग्राम के अंदर, जब हम इसको फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। अब देखिए बेटा, इन सारे फॉर्मूलाज को जोड़कर हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं मोल्स के लिए, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या होगा हमारे पास, ऊपर आएगा गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय। अब जैसे हमने बात की कि हमारे पास 4 टाइप्स की सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, और इसके बाद आयनिक कंपाउंड हो सकता है या सिंपल आयनिक स्पीशीज हो सकती है। ठीक हो गया। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, अगर तो वो यहाँ पे सब्सटेंस है एलिमेंट, देन उस एलिमेंट का जितना ग्राम में मास दिया होगा हम उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से। किससे डिवाइड करेंगे, उसके एटॉमिक मास से। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे सब्सटेंस दी हुई है कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब उसका जितना ग्राम में मास होगा हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ। ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, देन जितना उसका ग्राम में मास होगा हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, फॉर्मूला मास से। किसके साथ करेंगे, फॉर्मूला मास के साथ डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब इन सारी बातों को हम इकट्ठा करते हैं। अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने किसी भी सब्सटेंस के, तो ऊपर आएगा हमारे पास गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा, मोलर मास, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मोलर मास ऑफ दी सब्सटेंस। मतलब ये है कि सब्सटेंस का जितना ग्राम में मास दिया होगा उसी सब्सटेंस के मास अगर आप मोलर मास से उसको डिवाइड कर देंगे देन हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया। आप इसको एब्रीविएशन में भी लिख सकते हैं कि मतलब नंबर ऑफ मोल्स को लास्ट टाइम हमने पढ़ा है किससे लिखते हैं, स्मॉल एम से। जो गिवन मास होता है इसको हम लिखते हैं स्मॉल एम से, और जो सब्सटेंस का मोलर मास होता है इसको हम शो करते हैं कैपिटल एम से। ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर क्या बन जाएगा, एम इज इक्वल टू एम ओवर क्या आ जाएगा, कैपिटल एम। एम से मुराद नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एम से मुराद गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और नीचे कैपिटल एम से मुराद क्या होता है, मोलर मास। ठीक हो गया। तो अब हम जरा मोलर मास को भी देख लेते हैं कि मोलर मास क्या होता है। ठीक हो गया। देखिए मोलर मास को यहाँ पे हमने इसको लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन इसको जरा यहाँ पे डिटेल से पढ़ते हैं। मोलर मास, मोलर मास हम बोलते हैं सिंपली, जो हमने पहले पढ़ा था वो था मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस
कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जितना मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मोलर मास कहलाता है। लेकिन एक और वे भी है जिस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि व्हेन एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास, formula mass and ionic mass expressed in gram, then it is called molar mass। मतलब क्या है कि जब हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी मोलिकुलर कंपाउंड के मोलिकुलर मास को और किसी आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला मास को, इसी तरह किसी आयनिक स्पीशी के आयनिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं देन उस स्पीशी का या उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो इसीलिए तो हमने कहा था कि एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मोलर मास भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मोलर मास को अगर आप देखें इस फॉर्मूले के जरिए तो हम फाइंड कर सकते थे नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने किसी सब्सटेंस के मोलर मास को फाइंड करना हो देन इसी फॉर्मूले के जरिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। m इज इक्वल टू m ओवर m। अगर हमने इसको फाइंड करना हो मोलर मास को देन आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो देन क्या बन जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, सॉरी जो गिवन मास होगा, आप देखिए ये नीचे डिवाइड हो रहा था, ये इधर आएगा तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से जो इसका यूनिट आएगा, यूनिट इसका बन जाएगा, आप देखें यहाँ पे मास है तो मास का यूनिट किसमें होता है, ग्राम के अंदर। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं मोल। तो क्या आपको इसका यूनिट बन जाएगा ग्राम पर मोल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं ग्राम पर मोल, इस तरह भी आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने मोल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, मतलब ग्राम एटम पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, देन हम इनको किस तरह फाइंड करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो हमने सारे डिस्कस किए। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एग्जांपल्स करेंगे।